नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज हम फिर लौटे हैं हिंदी साहित्य की उस अद्भुत और गहन यात्रा पर, जिसे अज्ञे ने अपनी कलम से अमर कर दिया। शेखर, एक जीवनी। हमारे इस सफर का ये है पार्ट 3, और इस बार की कहानी शेखर के जीवन के उस मोड़ पर पहुंचती है, जहां उसके भीतर का युवा, क्रांतिकारी और संवेदनशील इंसान एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। पिछले भाग में शेखर अपने कॉलेज के माहौल और समाज के बदलते दौर के बीच एक ऐसे फैसले तक पहुंच चुका था जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। गुप्त क्रांतिकारी बैठकों में शामिल होने का उसका निर्णय सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव नहीं था, यह उस समय के हर जागरूक नौजवान की बेचैनी का प्रतीक था। उसकी आंखों में अब सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं, बल्कि आज़ादी के सपने तैरते थे। लेकिन शेखर के मन में अभी भी एक खींचतान थी, घर और समाज की उम्मीदों का बोझ बनाम अपनी अंतरात्मा की पुकार। एक ओर वह एक आदर्श बेटा और छात्र बनकर सुरक्षित जीवन जी सकता था, दूसरी ओर वह देश के लिए कुछ बड़ा और जोखिम भरा कर सकता था। उसके भीतर चल रही यह जंग उसके हर विचार, हर फैसले को प्रभावित करने लगी। उस समय का भारत उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। गांवों में किसान आंदोलनों की गूंज, शहरों में छात्रों के प्रदर्शन और हर जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बढ़ता असंतोष। शेखर सिर्फ इस माहौल का दर्शक नहीं बनना चाहता था, वह इसमें एक सक्रिय किरदार बनना चाहता था। परंतु इस सफर में उसे सिर्फ बाहरी चुनौतियों का ही सामना नहीं करना था, बल्कि अपने भीतर के डर, संदेह और उलझनों से भी लड़ना था। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि कैसे शेखर का ये सफर उसे न सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में गहराई तक ले जाता है, बल्कि आत्मखोज की ऐसी राह पर भी डाल देता है, जहां उसे अपने व्यक्तित्व की परत दर परत पहचान करनी पड़ती है। ये वह समय है जब वो समझने लगता है कि क्रांति सिर्फ बंदूक या नारों से नहीं होती, बल्कि विचारों, आत्मानुशासन और साहस से भी होती है। आज की इस कहानी में हम उसके पहले गुप्त सभा में कदम रखने से लेकर वहां मिले लोगों और विचारों के प्रभाव तक की यात्रा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला निर्णय शेखर के जीवन को असाधारण दिशा में मोड़ देता है, और शायद ये भी महसूस करेंगे कि उस दौर की हर युवा आत्मा के भीतर कहीं न कहीं एक शेखर जरूर छुपा था। तो आइए, बिना समय गंवाए हम डूबते हैं शेखर, एक जीवनी के इस नए अध्याय में, जहां साहस, संघर्ष और आत्मखोज की कहानी एक साथ बुनी जाती है। गुप्त दरवाजे की पहली दस्तक। हर अंधेरे में एक रोशनी होती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। शेखर के मन की आवाज। सर्दियों की वो शाम बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अनदेखा रहस्य चारों तरफ फैला हो। शेखर धीरे धीरे शहर के उस पुराने मोहल्ले की ओर बढ़ रहा था, जहां गलियां तंग और मकान एक दूसरे से सटे हुए थे। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि कोई पूछे तो कह सके कि वह लाइब्रेरी जा रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये उसका पहला मौका था, जब वो उस गुप्त सभा में जा रहा था, जिसके बारे में उसने पिछले कई महीनों से सिर्फ फुसफुसाहटों में सुना था। उसने कई बार अपने आप से सवाल किया था, क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? लेकिन हर बार उसके भीतर की बेचैनी उसे आगे बढ़ा देती थी। गली के आखिरी छोर पर एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था। वह दरवाजा बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन शेखर जानता था कि उसके भीतर एक अलग ही दुनिया है। 2 बार खटखटाने और एक तय इशारे के बाद दरवाजा खुला। अंदर का कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर भारत के नक्शे, क्रांतिकारियों के पोस्टर और कुछ हस्तलिखित पर्चे टंगे थे। वहां पहले से 10-12 लोग मौजूद थे, कुछ उसकी उम्र के, कुछ उससे बड़े। सबकी आंखों में एक अजीब चमक थी। एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जिनकी आंखों में सन्नाटा और अनुभव दोनों झलक रहे थे। उन्होंने शेखर की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर कहा, आ गए? बैठ जाओ। सभा शुरू हुई। किसी ने अंग्रेजों के नए कानून के बारे में बताया,
किसी ने किसानों के आंदोलन की खबर दी। और फिर उस बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, दोस्तों, क्रांति सिर्फ गुस्से का नाम नहीं है, ये सोच समझकर किया गया बदलाव है। हमें हथियार से पहले विचारों को तेज करना होगा। शेखर चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में उठ रहे सवालों को जैसे कोई आवाज दे रहा था। वो समझने लगा कि ये राह सिर्फ जोश की नहीं, बल्कि धैर्य और बलिदान की भी है। सभा के अंत में उसे एक छोटा सा पर्चा थमा दिया गया। उस पर अगले हफ्ते की मीटिंग और कुछ गुप्त संदेश लिखे थे। बाहर निकलते समय उसने महसूस किया कि ये सिर्फ शुरुआत है। गली से बाहर निकलते वक्त उसके कदम पहले से ज्यादा दृढ़ थे। शेखर जानता था, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पहली कसम, जब तुम किसी रास्ते पर कदम रख दो, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। सभा के बुजुर्ग क्रांतिकारी के शब्द। उस रात घर लौटकर शेखर देर तक सो नहीं सका। कमरे में रखी किताबें, टेबल पर जलता लैंप और खिड़की से आती ठंडी हवा, सब मिलकर जैसे उसे बार बार उस शाम की याद दिला रहे थे। वह अपने मन में उन चेहरों को दोहरा रहा था जो गुप्त सभा में देखे थे। हर चेहरे में एक कहानी, एक मकसद था। परंतु सबसे गहरा असर पड़ा था उस बुजुर्ग की बातों ने। उनका स्वर धीमा था, लेकिन शब्द इतने गहरे कि सीधे दिल तक उतर गए थे। शेखर को लग रहा था कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं रहा, वह एक भूमिका निभाने जा रहा है। ऐसी भूमिका जिसमें उसके फैसले और उसके कर्म किसी बड़े मकसद को दिशा दे सकते हैं। अगले दिन कॉलेज में वो हमेशा की तरह कक्षा में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। प्रोफेसर के शब्द उसके कानों से गुजर जाते, मगर दिमाग में बस वही गुप्त सभा के दृश्य घूमते रहते। वह सोच रहा था कि आने वाले दिनों में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की नजरें, अंग्रेजी हुकूमत का क्रूर दमन और शायद अपने परिवार की नाराजगी भी। उस शाम वो फिर उसी मोहल्ले से गुजरा, लेकिन इस बार दरवाजे तक नहीं गया। उसने बस दूर से देखा, जैसे कोई अपने वादे की निगरानी कर रहा हो। दिल में उसने खुद से एक कसम खाई, अब मैं डर के आगे झुकूंगा नहीं। अगर ये राह कठिन है तो भी मैं इसे अंत तक जाऊंगा। उस रात उसने अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखीं। मैंने तय कर लिया है, जो भी हो, मैं इस संघर्ष का हिस्सा रहूंगा। शायद मेरे कदम छोटे हों, लेकिन दिशा सही है। धीरे धीरे ये कसम उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगी। वह पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। किससे बात करनी है, क्या कहना है और कहाँ जाना है, सब कुछ सोच समझ कर करने लगा। अब शेखर के दिन और रात एक नई तैयारी में बीतने लगे। कभी वो राजनीतिक किताबें पढ़ता, कभी भारत के क्रांतिकारी इतिहास पर शोध करता, और कभी अपनी सोच को और स्पष्ट करने के लिए अकेले लंबी सैर पर निकल जाता। हर कदम उसे अपने मिशन के और करीब ले जा रहा था, और उसे महसूस हो रहा था वो अब वही पुराना शेखर नहीं रहा। संकेत और साये, हर संदेश शब्दों में नहीं होता, कुछ आँखों और इशारों में भी छुपे होते हैं। शेखर की सोच। एक सप्ताह बाद वह दिन आया जब सभा की अगली बैठक होनी थी। इस बार शेखर तय समय से पहले पहुंचा। गली में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे हर दीवार, हर खिड़की उसकी मौजूदगी पर नजर रख रही हो। दरवाजे पर वही तय इशारा किया गया और वह अंदर चला गया। अंदर की हवा में हल्की सी बेचैनी थी। लोग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे और टेबल पर कुछ नक्शे फैले हुए थे। दीवार पर टंगा एक लाल कपड़ा हटा दिया गया था, जिसके पीछे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में पर्चे, कुछ पते और कुछ गुप्त चिन्ह बने कागज थे। सभा शुरू हुई। इस बार विषय था नए लोगों की भर्ती और संदेशों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की रणनीति। बुजुर्ग नेता ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। अंग्रेज हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। हर संदेश में कोड होना चाहिए, ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो कोई समझ न पाए। शेखर को एक छोटा सा पैकेट सौंपा गया। इस पर कोई नाम नहीं था, बस एक लाल तीर का निशान था। उसे ये पैकेट शहर के दूसरे हिस्से में एक पुराने पुस्तकालय तक पहुंचाना था। पहली बार उसे सीधे किसी कार्य में शामिल किया गया था।
वो बाहर निकला तो सड़कें पहले से ज्यादा चौकस नजर आ रही थीं। 2-3 जगह उसने देखा, सफेद वर्दी में पुलिसकर्मी खड़े थे और राहगीरों से सवाल कर रहे थे। शेखर ने अपनी चाल सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन भीतर का तनाव बढ़ रहा था। उसके हाथ में रखा पैकेट जैसे हजारों मन का बोझ बन गया था। पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान गली से होकर जाना पड़ा। वहां हल्की सी आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट। शेखर ने तुरंत रफ्तार बढ़ाई, पर आहट भी तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस सीधे पुस्तकालय पहुंचा और तय इशारे में पैकेट थमा दिया। वापस लौटते समय वो सोच रहा था, ये खेल अब सच में खतरनाक है। यहाँ एक गलती का मतलब होगा। अंत। उस रात शेखर देर तक छत पर बैठा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गर्म लपट जल रही थी। संघर्ष की, स्वतंत्रता की और अपने वादे को निभाने की। राज का बोझ। सच हमेशा भारी होता है और कभी-कभी खतरनाक भी। अज्ञे, शेखर के मन की आवाज। पुस्तकालय से लौटे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उस पैकेट का रहस्य शेखर के दिमाग से नहीं उतर रहा था। उसने कोशिश की कि वह अपने मन को पढ़ाई या घर के कामों में लगा दे, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता, वही सवाल उसे घेर लेता। आखिर उसमें था क्या? तीसरे दिन, शाम को, वह फिर उसी गली से गुजरा। पुस्तकालय बंद था, लेकिन दरवाजे पर एक नया ताला लटका था। बगल में रहने वाले दुकानदार ने धीमे स्वर में बताया, कल रात पुलिस आई थी, कुछ तलाश रही थी। फिर सुबह से ये ताला लगा है। शेखर के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या पैकेट ने ही पुलिस को यहाँ खींचा था? या फिर ये कोई और वजह थी? अब उसके भीतर भरोसे और शक का अजीब सा संगम बनने लगा। रात को सभा की बैठक थी। इस बार माहौल और भी गंभीर था। लोग धीमे धीमे बोल रहे थे और बीच बीच में कमरे के बाहर झांक रहे थे। जब शेखर की बारी आई, तो उसने पैकेट के बाद हुई घटनाओं का जिक्र किया। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग नेता ने बस इतना कहा, शेखर, इस राह में सवाल बहुत हैं, जवाब कम। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और किस मकसद से। उन्होंने आगे जोड़ा, कभी कभी तुम्हें यह भी नहीं जानना चाहिए कि तुम्हारे हाथों में क्या है। यही तुम्हारी और संगठन की सुरक्षा है। शेखर ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और गहरी हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है, जिसमें मोहरे भी अंधेरे में चलते हैं। बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते समय एक युवक उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, तुम पर नजर रखी जा रही है, सावधान रहना। शेखर ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ में गुम हो गया। उस रात शेखर ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। गली में एक अजनबी खड़ा था। सिगरेट के धुएं के बीच उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। शेखर समझ गया, अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। संदेह की परछाइयाँ। जिस दिन भरोसा टूटता है, उस दिन हर चेहरा अजनबी लगने लगता है। अज्ञे। सुबह के समय घर का आंगन हमेशा चहकते पंछियों और धूप की नरम रोशनी से भर जाता था, लेकिन आज शेखर को ये सब फीका लग रहा था। रात की वो छवि, गली में खड़ा अजनबी, अब भी उसके दिमाग में तैर रही थी। नाश्ते के दौरान माँ ने उसकी थकी हुई आंखों पर ध्यान दिया। तबीयत ठीक है न, बेटा? शेखर ने बस हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस नींद कम हुई है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि घरवालों को इस साए के बारे में कुछ न बताना ही बेहतर है। दिन बीतते बीतते उसे हर जगह नजरें महसूस होने लगी। बाजार में सब्जी लेने गया तो एक आदमी लगातार उसी तरफ देख रहा था। कॉलेज में एक नया छात्र उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। शेखर अब तय नहीं कर पा रहा था कि यह उसकी कल्पना है या सच में कोई उसका पीछा कर रहा है। शाम को सभा की तरफ से एक नया संदेश आया। एक गुप्त बैठक होगी, लेकिन स्थान और समय अंतिम क्षण में बताया जाएगा। ये पहली बार था जब इस तरह का बदलाव किया गया था। बैठक में पहुंचा तो देखा,
वहां कई नए चेहरे थे। उनमें से एक युवक ने अचानक उससे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि हमारे बीच कोई गद्दार नहीं? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शेखर ने जवाब देने से पहले सभी की आंखों में देखा। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो ये आंदोलन टिक नहीं पाएगा। लेकिन सावधानी जरूरी है। बैठक खत्म होते ही बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। शेखर बिना छाता के चल पड़ा, लेकिन बारिश से भी ज्यादा उसे अपने मन में उठते सवाल भिगो रहे थे। किस पर भरोसा करे? कौन सच में अपने मकसद के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ है? रात को जब वो घर पहुंचा तो खिड़की के पास वही अजनबी फिर खड़ा था। इस बार उसकी आंखें साफ दिख रही थी। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, बस ठंडापन। शेखर ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह जानता था ये खेल अब सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि जान का भी हो चुका है। गांव की राह। कभी कभी रास्ते हमें मंजिल से ज्यादा सिखाते हैं। अज्ञे। सुबह की पहली किरण के साथ शेखर ने यात्रा शुरू की। थोड़ी सी कपड़ों की गठरी, एक पुराना झोला और भीतर अनगिनत सवाल। शहर की भीड़ पीछे छूटते ही सड़कों पर सन्नाटा फैलने लगा। गांव की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता धूल और पत्थरों से भरा था, लेकिन उसकी निगाहें आसमान में उड़ते पक्षियों पर थीं, मानो वे भी उसकी तरह किसी अनजाने सफर पर हों। रास्ते में एक पुराना ढाबा मिला, जहां उसने चाय पीने के लिए रुकना तय किया। ढाबे में बैठे दो बूढ़े किसान धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। सुना है, पुलिस कल रात फिर गांव में आई थी। किसी पर शक है कि वह सभा के लिए काम करता है। शेखर का कान चौकन्ना हो गया। क्या यह उसी संदेश के बारे में था जिसे उसे पहुंचाना था? चाय खत्म कर वो आगे बढ़ा। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे एक संकरी पगडंडी मिली जो खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। वही एक नौजवान लड़का मिला, जिसने उसे देखते ही पूछा, क्या आप शहर से आए हैं? आपके लिए संदेश है। लड़के ने जेब से एक मुड़ातुड़ा कागज निकाला और चुपचाप उसके हाथ में रख दिया। कागज पर सिर्फ कुछ शब्द थे, वापस मत जाओ, तुम्हें देखा जा रहा है। शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। संदेश जिस व्यक्ति को देना था, उसका घर अब कुछ ही दूरी पर था। फिर भी वो ठिठक गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, खेतों की मेड़ पर दूर से वही अजनबी दिखा। इस बार वो लाल रंग का कुर्ता पहने हुए था और हाथ में कोई कपड़ा लहरा रहा था। यह कपड़ा शायद कोई इशारा था, लेकिन उसका मतलब शेखर समझ नहीं पाया। गांव के घर में पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ एक बर्तन के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से अंदर गया, लेकिन घर खाली था। टेबल पर एक पुराना रेडियो रखा था, जिसमें धीमी आवाज में खबरें चल रही थीं, और एक लकड़ी के टुकड़े पर खुदा हुआ नाम, अशोक। अचानक पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। छिपा हुआ सच। सच हमेशा खुली आंखों में नहीं, अंधेरी गलियों में छिपा होता है। अज्ञे। पीछे से आई वो धीमी आवाज सुनकर शेखर एक पल को जमसा गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। दरवाजे के पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला। चेहरा धूप और धूल से कड़ा हो चुका था, आंखें थकी हुई लेकिन तेज। तुम शेखर हो? शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे तुम्हारा इंतजार था, लेकिन इस तरह नहीं। तुम पर नजर रखी जा रही है। यह आदमी वही अशोक था, जिसका नाम लकड़ी के टुकड़े पर खुदा मिला था। उसने शेखर को बैठने का इशारा किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तुम जो संदेश लाए हो, वो अब बेकार हो चुका है। योजना बदल गई है। शेखर ने चौंकर पूछा, लेकिन क्यों? और वह अजनबी जो मुझे बार बार रास्ते में मिला, वो कौन है? अशोक ने गहरी सांस ली। वो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी। वह एक बीच का आदमी है, दोनों तरफ से खेल रहा है। तुम्हारा मतलब? वह सभा के लिए भी काम करता है और उनके खिलाफ भी? अशोक ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम्हें उसके पीछे की कहानी जाननी होगी, वरना तुम भी मोहरा बन जाओगे। बात करते करते बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। अशोक ने तुरंत एक पुराना ट्रंक खोला
और शेखर के हाथ में कागजों का एक छोटा पैकेट थमा दिया। इसे ले जाओ, लेकिन खोलना मत, जब तक मैं न कहूं। घोड़ों की आवाज नजदीक आती गई। अशोक ने पिछली दीवार के पास एक छुपा हुआ दरवाजा खोला, जो सीधे खेतों के पीछे निकलता था। जाओ, अभी। शेखर भागते हुए पगडंडी पर निकल पड़ा। पीछे से आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग घर में घुस रहे थे। कुछ गिरने टूटने की आवाजें, और फिर सन्नाटा। वो तब तक भागता रहा जब तक सांस फूलने लगी। एक ऊंचे पेड़ के नीचे रुककर उसने पैकेट को हाथ में तौला। हल्का था, लेकिन उसमें छुपी सच्चाई शायद भारी पड़ने वाली थी। दूर क्षितिज पर वही अजनबी दिखा। इस बार वह एक छोटे पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था, और उसकी निगाहें सीधी शेखर पर थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे वहां आने का इशारा कर रहा हो। शेखर के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस इशारे का पीछा करूं, या इस खेल से बाहर निकल जाऊं? फैसले की घड़ी। जीवन में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब हमें रास्ता चुनना पड़ता है। अज्ञे। शेखर पेड़ की छाव में खड़ा था। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर बह रही थी, लेकिन उसकी असली बेचैनी अंदर थी। दूर पहाड़ी रास्ते पर खड़ा वह अजनबी हाथ के हल्के इशारे से उसे बुला रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय खुद थम गया हो। उसने एक पल के लिए पैकेट को देखा, फिर उस रास्ते की ओर जो गांव की ओर जाता था। दोनों में से एक को चुनना था, और दोनों ही राहें अनजाने अंधेरों में जाती थीं। शेखर ने गहरी सांस ली और पैर पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ा दिए। अजनबी की आंखों में कोई उतावली नहीं थी, बल्कि एक ठंडी स्थिरता थी, मानो उसे पहले से पता था कि शेखर यही चुनेगा। तुम आ गए, अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। मुझे जवाब चाहिए, शेखर ने सीधे कहा। तुम कौन हो, और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अजनबी ने हल्की मुस्कान दी। नाम से ज्यादा काम मायने रखता है, शेखर। तुम्हारे हाथ में जो है, वो सिर्फ कागज नहीं, एक कुंजी है। अगर ये गलत हाथों में गया, तो जिनके लिए तुम लड़ रहे हो, वे खत्म हो जाएंगे। शेखर चौंका। तो तुम मेरे साथ हो? आज हूं, कल नहीं भी हो सकता, अजनबी ने सपाट स्वर में कहा। तुम्हें अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान खुद करनी होगी। वे दोनों पहाड़ी पर चढ़ते गए। ऊपर पहुंचकर शेखर ने नीचे घाटी की ओर देखा। दूर खेतों के बीच धुआं उठ रहा था। शायद वही जगह थी जहां अशोक का घर था। वे तुम्हारे पैकेट के पीछे हैं, अजनबी ने कहा। और अगर तुम चाहते हो कि ये बचा रहे, तो तुम्हें एक आखिरी रास्ता चुनना होगा। या तो इसे उस व्यक्ति को सौंप दो जो इसे सही जगह पहुंचा सके, या इसे नष्ट कर दो। शेखर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर मैंने इसे नष्ट कर दिया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और अगर तुमने इसे सौंप दिया, तो शायद धोखा खा जाओ, अजनबी ने जवाब दिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। उस नजर में चेतावनी भी थी और भरोसा भी। शेखर ने महसूस किया कि असली लड़ाई कागजों के लिए नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच है। नीचे घाटी से घोड़ों के टापों की आवाज आई। पीछा करने वाले नजदीक आ रहे थे। अजनबी ने कदम पीछे हटाए और कहा, अब तुम्हारे पास 1 मिनट है, शेखर। फैसला करो। शेखर ने पैकेट को कसकर पकड़ा और अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। अंतिम मोड़। कभी कभी एक पल का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अज्ञे। पीछे से घोड़ों की टापें और पास आ रही थी, और हवा में बारूद की हल्की गंध फैल चुकी थी। शेखर के हाथ में पैकेट था, भारी नहीं, लेकिन इसका बोझ उसके दिल पर पहाड़ की तरह बैठा था। उसने घाटी की ओर देखा, जहां से पीछा करने वाले बस कुछ ही क्षण दूर थे। दूसरी ओर अजनबी की शांत, ठंडी आंखें थीं, मानो वे सब कुछ देख रही हों, पर कुछ कह नहीं रही हों। समय खत्म हो रहा है, शेखर, अजनबी ने धीमे स्वर में कहा। या तो इसे सही जगह पहुंचाओ, या खत्म कर दो। शेखर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। उसने आंखें बंद की, और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं जैसे किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूम गई। अशोक का विश्वास, माँ की आंखों का डर, और वो सवाल जो हर मोड़ पर उसका पीछा कर रहा था, मैं कौन हूँ?
और किसके लिए लड़ रहा हूँ? अचानक उसने आंखें खोलीं और पैकेट को दोनों हाथों में उठाकर जोर से पास की चट्टान पर दे मारा। कागज बिखर गए, हवा में उड़ते हुए जैसे सफेद पंखों की तरह बिखर गए। अजनबी ने बस एक पल के लिए उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुमने सही किया। कभी कभी जीतने के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी चीज छोड़नी पड़ती है। पीछा करने वाले ऊपर पहाड़ी तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब उनके पास पाने को कुछ नहीं था। उन्होंने बिखरे हुए कागजों को देखा, फिर शेखर को, और बिना कुछ कहे लौट गए। शेखर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। अजनबी उसकी ओर बढ़ा और कहा, अब तुम्हारी राहें और मेरी राहें अलग हैं, शेखर। आगे जो भी होगा, तुम अकेले होगे। और इतना कहकर वो धुंध में गुम हो गया। शेखर ने पहाड़ी की चोटी से नीचे फैली घाटी की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे जा रहा था। शायद यह किसी अध्याय का अंत था और किसी नए अध्याय की शुरुआत। वो पैकेट तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके भीतर एक नया संकल्प जाग चुका था। उसने तय किया कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह अपने सच की तलाश जारी रखेगा। और अब यह तलाश किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होगी। धीरे धीरे वो पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, हर कदम के साथ ये जानते हुए कि जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। अलविदा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे चैट विद बुक्स मेरे यानी सुहानी के साथ। आज हमने शेखर एक जीवनी के इस तीसरे भाग में एक ऐसा मोड़ देखा जहां शेखर को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक तरफ था आंदोलन का उद्देश्य, दूसरी तरफ था उसका अपना विवेक और विश्वास। उसके हाथ में वह पैकेट था जिसमें शायद क्रांति की दिशा बदलने की ताकत थी, लेकिन उसने उसे नष्ट करने का फैसला लिया। यह फैसला केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि शेखर के चरित्र का आईना था। हमने देखा कि कैसे वो संदेह, भय, विश्वास और आत्ममंथन के बीच से गुजरते हुए अंततः उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसे अपने ही दिल की सुननी पड़ी। इस हिस्से में अजनबी का किरदार भी और गहराई से सामने आया। वो सिर्फ एक नज़र रखने वाला साया नहीं, बल्कि किसी तरह से शेखर की सोच को परखने वाला शख्स भी था। अजनबी का वो अंतिम वाक्य, अब तुम्हारी राहें और मेरी राहें अलग हैं, मानो एक नए अध्याय की ओर इशारा कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में कई बार हमें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि हम खुद को बचा सकें या अपने सच के साथ खड़े रह सकें। शेखर ने वही किया। अब सवाल यह है, आगे शेखर की राह कैसी होगी? क्या वह आंदोलन से पूरी तरह दूर हो जाएगा या किसी नई दिशा में अपनी लड़ाई जारी रखेगा? और क्या वह अजनबी सचमुच उसका साथी था या किसी बड़े खेल का हिस्सा? ये सारे सवाल अगले भाग में खुलेंगे, जहां हम शेखर की नई यात्रा की शुरुआत देखेंगे। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसका सामना होगा खुद से भी और हालात से भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चैट विद बुक्स, ताकि अगला भाग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कमेंट्स में बताइए, अगर आप शेखर की जगह होते तो पैकेट को सुरक्षित रखते या नष्ट कर देते? आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम अगले भाग में कुछ बेहतरीन कमेंट्स को जरूर शामिल करेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ये तो बस एक और मोड़ है। आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए, क्योंकि हर किताब में छुपी है एक नई दुनिया।